हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। यदि आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज की इस वीडियो में हिंदी व्याकरण के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू देखने वाले हैं, पूरी व्याख्या के साथ सारी चीज़ों को समझने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का जो वीडियो है शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं जरूर आपको सब्सक्राइब करना है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करते जाइएगा। पहला क्वेश्चन देखिए, हिंदी वर्णमाला में छ, त्र, ज्ञ और श्र को किस श्रेणी में रखा जाता है? संयुक्त व्यंजन ऑप्शन देख सकते हैं, द्विगुण व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन या फिर ऊष्म व्यंजन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आप खुद इसका सही आंसर देने का प्रयास कीजिएगा और लास्ट में कमेंट बॉक्स में बताइए कितने का आपने सही आंसर दिया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि संयुक्त व्यंजन की श्रेणी में इनको रखा जाता है। दो अलग अलग व्यंजनों के योग से बनने वाले वर्णों को संयुक्त व्यंजन यहाँ पर कहा जाता है। जैसे कि जो छ है किनके किनके योग से बनता है, यहाँ पर आधा ऐसे क और स से मिलकर के बनता है। उसी तरीके से यदि हम यहाँ पर त्र की बात करें तो त्र त और र से मिलकर के बना हुआ है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, इसी कारण से इनको क्या बोला जाता है? संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। आई होप आप चीजें समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी पूरी तरीके से शुद्ध है? काफी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ऑप्शन देखिए, कवियित्री, कवयित्री, उसके बाद है कवित्री या फिर कवियित्री। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ये वाला जो कवयित्री है, य में छोटी ई की मात्रा और त्र में बड़ी ई की मात्रा, ये आपका यहाँ पर सही वर्तनी हो जाएगा, पूरी तरीके से शुद्ध है। कवि शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है? कवयित्री होता है। परीक्षाओं में ये जो शब्द है बार बार शुद्ध वर्तनी के रूप में पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, सूर्योदय शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा और कौन सी संधि इसमें होगी? ऑप्शन देखिए, सूर्यधन उदय, सूर्योधन दय, उसके बाद है सूर्यधन उदय वृद्धि स्वर संधि दिया है और सूरज धन उदय यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि। यहाँ पर दो देख सकते हैं सेम सेम है, एक में सूर्य धन उदय गुण स्वर संधि और दूसरे में सूर्य धन उदय वृद्धि स्वर संधि। तो चलिए बताइए कौन सी संधि इसमें हो जाएगी और कौन सा सही संधि विच्छेद इसमें होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सूर्य धन उदय। ये आपका गुण स्वर संधि के नियम से बना हुआ है। देखिए सूर्य धन उदय सूर्योदय, यहाँ पर अ और उ मिलकर के क्या बना हुआ है? ओ बना हुआ है और ये आपके गुण स्वर संधि के नियम से बना हुआ है। नियम के अनुसार जहां आ के बाद ई उ और री आए तो क्रमशः ये ए ओ और अर में परिवर्तित हो जाता है और वहां पर आपका गुण स्वर संधि होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यथाशक्ति शब्द में कौन सा समास है जिसका पहला पद प्रधान और अव्यय होता है? तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, अव्ययी भाव समास या फिर द्वंद्व समास। तो काफी इजी क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अव्ययी भाव समास से हो जाएगा। यथाशक्ति का समास विग्रह कैसे करेंगे? शक्ति के अनुसार होता है और इस समास का पहला पद यथा एक अवयव है, इसी कारण से क्या होगा? ये अव्ययी भाव समास होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर से आपको बता दूं, सारे के सारे क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट आपके परीक्षाओं के लिए होने वाला है, बिल्कुल अंत तक वीडियो को देखते रहिएगा। लंबोदर, लंबा है उदर जिनका, अर्थात श्री गणेश में कौन सा समास यहाँ पर होगा? द्विगु समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास या फिर तत्पुरुष समास। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इसमें आपको हो जाएगा बहुब्रीहि समास। देख सकते हैं, जिस समाज में दोनों पद प्रधान न होकर के किसी तीसरे की ओर क्या किया जाता है? संकेत किया जाता है, वहां आपका बहुब्रीहि समास होता है। यहाँ पर लंबोदर का मतलब कौन से? गणेश जी से किया गया है। लंबा है उदर पेट यानी जिनका, तो श्री गणेश जी को यहाँ पर बताया जा रहा है, किसी तीसरे की ओर संकेत किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव यानी संस्कृत से परिवर्तित होने का यहाँ पर रूप है? अग्नि, दूध, सूरज और हस्त। चलिए बताइए कौन सा इसमें तद्भव हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सूरज। देख सकते हैं, सूरज एक तद्भव शब्द है और इसका तत्सम रूप क्या होता है? सूर्य होता है। तत्सम क्या होता है? जो संस्कृत से ज्यों का त्यों प्रयोग किया जाता है उनको तत्सम कहते हैं और बदले हुए जो रूप है उनको बोला जाता है तद्भव। तो जो तत्सम है ये सूर्य हो जाएगा और उसका तद्भव रूप सूरज यहाँ पर होता है। इसी तरीके से अन्य चीज यहाँ पर देखिए, जैसे अग्नि का क्या हो जाता है? आग हो जाता है। दुग्ध का दूध होता है, हस्त का हाथ होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर चीजें बदलती है, याद रखिए। आगे बढ़ते हैं। उत्कर्ष शब्द का सही और सटीक विलोम शब्द क्या होगा? अपकर्ष, निष्कर्ष, अवकर्ष या फिर प्रकर्ष। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इसका विलोम शब्द हो जाएगा अपकर्ष। यहाँ पर देख सकते हैं,
उत्कर्ष का अर्थ क्या होता है? उन्नति या फिर ऊपर उठना होता है, लेकिन अपकर्ष यानी इसका ठीक विलोम शब्द क्या होगा? अपकर्ष, जिसका नीचे गिरना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वां नंबर प्रश्न देखिए, ये भी काफी इंपॉर्टेंट और काफी कंफ्यूजन करने वाला क्वेश्चन होता है। अनल और अनिल शब्द युग्म का सही और क्रमशः अर्थ यहाँ पर क्या होगा? हवा और आग, आग और हवा, पानी और आग, जंगल और हवा। तो चलिए बताइए, अनल और अनिल का सही शब्द युग्म, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आग और हवा जो है इसका सही आंसर होगा। देखिए, सुनने में समान परंतु भिन्न अर्थ वाले शब्द क्रमशः अनल का जो अर्थ है उसको हमेशा याद रखिए आग होता है, और अनिल का अर्थ होता है हवा। तो दोनों को आपको यहाँ पर याद रखना है, और इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। अनिल में जो है क्या लगा हुआ है? छोटी ई की मात्रा लगी हुई है, और छोटी मतलब जो हल्की होती है, तो हल्की कौन सी चीज होती है? हवा होती है। इस तरीके से चीजें आप जो है याद रख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो सब कुछ जानता हो इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन है अल्पज्ञ, सर्वज्ञ, विद्वान या फिर अज्ञानी। तो जब सब कुछ जानता है उसके लिए हम यूज करते हैं वर्ड, उसको बोला जाता है सर्वज्ञ। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। जो सब कुछ जानते हैं उसको क्या बोला जाता है? सर्वज्ञ कहते हैं। जो कम जानता है उसको बोला जाता है अल्पज्ञ, और जो कुछ ही नहीं जानता उसको क्या बोलते हैं? अज्ञ कहा जाता है। तो इस तरीके से सभी चीजों का आपको यहाँ पर याद रखना है। 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूध का दूध और पानी का पानी करना, मुहावरे का सही अर्थ यहाँ पर क्या है? दूध में पानी मिलाना, सही और निष्पक्ष न्याय करना, विवाद को बढ़ावा देना, मजदूरी न देना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सही और निष्पक्ष न्याय करना इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए इसके यहाँ पर समझिए, इस लोकोक्ति का अर्थ बिल्कुल साफ और सच्चा न्याय करना है, जिसमें दूध और पानी को पूरी तरीके से यहाँ पर सच और जो भी है चीजें अलग कर देना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इससे पहले अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपके जो भी एग्जाम्स है उसकी तैयारी आपको बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे चैनल पर कराई जाती है। चीजें आप जो है मिस ना कीजिएगा। चलिए, व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है ये आपको बताना है। ऑप्शन देखिए, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या फिर समूहवाचक। तो बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा हो जाएगी? ये आपकी हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भाववाचक संज्ञा। कैसे? तो चलिए इसको यहाँ पर समझते हैं। जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, दशा या अवस्था का बोध होता है उसको हम क्या बोलते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। यहाँ पर हमारे जीवन की अवस्थाएं होती, बुढ़ापा, बचपना, ये सारी चीजें आपके भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। देख सकते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वह स्वतः ही जान जाएगा, इस वाक्य में स्वतः शब्द किस प्रकार का सर्वनाम है? ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन देखिए, पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक या फिर संबंधवाचक सर्वनाम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि निजवाचक सर्वनाम इसका सही आंसर हो जाएगा। जिन सर्वनाम शब्दों का उपयोग जो करता है स्वयं अपने लिए करता है, जैसे कि खुद, स्वतः, अपने आप, तो वहां पर कौन सा सर्वनाम होता है? निजवाचक सर्वनाम होता है, हमेशा याद रखिए। आगे बढ़ते हैं। राधा बहुत सुंदर लड़की है, इस वाक्य में बहुत शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है? विशेषण, प्रविशेषण, क्रिया या फिर सर्वनाम। तो चलिए बताइए ये क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रविशेषण। जिसने जिसने सही आंसर दिया बहुत बहुत बधाई उनको। चलिए, जो शब्द क्या होते हैं विशेषण की भी विशेषता बताते हैं उनको क्या बोला जाता है? प्रविशेषण कहा जाता है। यहाँ सुंदर क्या है? विशेषण है, लेकिन यदि हम बहुत सुंदर बता रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा? ये जो है प्रविशेषण हो जाएगा। राधा जो है बहुत सुंदर लड़की है, यहाँ पर वाक्य दिया गया, इसी कारण से ये आपका प्रविशेषण हो जाएगा। सुंदर है बोल दे तो विशेषण होता, लेकिन बहुत सुंदर है बोल दिए मतलब विशेषण की भी विशेषता बता दिए, तो ये आपका प्रविशेषण हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अकर्मक क्रिया का चयन कीजिए जिसमें कर्म की आवश्यकता नहीं होती। वह आम खाता है, बच्चा रोता है, श्याम पत्र लिखता है, माता जी खाना बनाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बच्चा रोता है। अकर्मक क्रिया जिसमें कर्म की आवश्यकता नहीं होती उनको अकर्मक, जिनमें कर्म की आवश्यकता होती है उसको सकर्मक यहाँ पर कहा जाता है। यहाँ पर समझिए, रोना, हंसना, सोना, जागना, ऐसी जो क्रियाएं हैं इसका जो फल है सीधे कर्ता पर पड़ता है, इसी कारण से इनको अकर्मक क्रियाएं कहा जाता है। बाकी जो तीनों वाक्य हैं इसमें देख सकते हैं, आम, पत्र और खाना, इसमें सारी चीजें कर्म मौजूद है, इसी कारण से ये सकर्मक क्रियाएं हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। पेड़ से पत्ता गिरा, इस वाक्य में से विभक्ति किस कारक चिन्ह क्या यहाँ पर दर्शाता है? करण, अपादान, संप्रदान या फिर कर्म कारक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अपादान कारक। क्यों? जब जो है किसी व्यक्ति या वस्तु का किसी स्थान या वस्तु से अलग
होने का जब भाव होता है वहां पर कौन सा कारक होता है? अपादान कारक। और अपादान का कारक क्या होता है? से अलग। इस तरीके से इसका चिन्ह होता है से अलग होना। तो इसको याद रखिए, यहाँ पर जो पेड़ से पत्ते हैं पेड़ से अलग हो रहे हैं, इसी कारण से अपादान कारक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तरिणी और तरिणी सही शब्द युग्म का यहाँ पर चयन आपको करना है। नाव और सूर्य, सूर्य और नाव, युवती और नदी, और रात और दिन। तो चलिए बताइए, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सूर्य और नाव जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, तरिणी में जो छोटी ई की मात्रा लगी है इसका मतलब क्या होता है? सूर्य होता है। जो छोटी की मात्रा का अर्थ है सूर्य, और यदि तरिणी मतलब बड़ी ई की मात्रा वाला रहेगा तो उसका अर्थ क्या होगा? नाव होगा। इस तरीके से हमेशा आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चतुष्पाद और चतुष्पथ का क्रमशः सही अर्थ क्या होगा? चार पैर वाला चौराहा, चौराहा और चार पैर वाला, चार रास्ते और चार गधे, पैर और रास्ता। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चतुष्पाद मतलब होता है चार पैर वाला और चतुष्पथ मतलब होता है चौराहा। चतुष्पाद का अर्थ चार पैरों वाला पशु और चतुष्पथ का अर्थ होता है चार रास्ते यानी चौराहा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची नहीं है पूछा जा रहा है? जलद, मेघ, जलज या फिर नीरद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जलज। देख सकते हैं, जलज का अर्थ क्या होता है? जन्म में जन्म लेने वाला अर्थात कमल। बाकी जो भी द वाला है, मेघ और नीरद है, ये सभी के सभी बादल के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंगारस का स्थायी भाव क्या होता है जिसे रसों का राजा भी कहा जाता है? वीर, प्रेम या रति, हास या फिर शोक। तो सिंगारस का स्थायी भाव होता है रति या फिर प्रेम। सिंगारस का स्थायी भाव रति या प्रेम होता है। इसके दो भेद होते हैं, कौन कौन से? संयोग श्रृंगार और दूसरा होता है वियोग श्रृंगार। चलिए लास्ट क्वेश्चन है हमारा। चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कुल कितनी मात्राएं होती है? 11, 13 मात्राएं, 24 मात्राएं, 16 मात्राएं, 28 मात्राएं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 16 मात्राएं। चौपाई एक सममात्रिक छंद है, इसके 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती है। चरण के अंत में जगण और तगण का आना जो है वर्जित है, इसको याद रखिए। यहीं पर आज का हमारा जो वीडियो है समाप्त होता है। हमने काफी इंपॉर्टेंट हिंदी व्याकरण के एमसीक्यू आपके सभी एग्जाम्स के लिए बता दिए। आई होप आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, और चैनल पर नए तो जरूर आपको सब्सक्राइब कर देना है। कितने क्वेश्चंस का आपने सही जवाब दिया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा। थैंक यू सो मच।